भारतवर्ष में दिल की समस्याएं स्पेशली हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका प्रमुख कारण एक तो हमारा गिरता हुआ खान पान, स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन और बढ़ती हुई डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की समस्या है। आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहे हैं। ना शुद्ध हवा मिल रही है हमें, ना खाने में शुद्ध चीज़ें मिल रही है। जिनका वजन नॉर्मल हो, क्या उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। ये मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि जो लोग पतले हैं उन्हें हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट से जुड़ी समस्या नहीं हो सकती है। किसी को कैसे पता लगे कि हार्ट अटैक होने वाला, क्या कॉमन लक्षण होते हैं? खूब ज़्यादा स्वेटिंग होना, पसीना आना, घबराहट लगना, या फिर कई बार ऐसी फीलिंग लगना कि आपके चेस्ट पे किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख लिया है। तो सीने में भारीपन लगना एक तरीके का संकेत है। Let me introduce myself. I am Dr. Pradeep Gupta, Professor and Head of Cardiology, Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, इंदौर। मेरे साथ राइट साइड पे हमारे सहयोगी डॉक्टर गौरव सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, और मेरे लेफ्ट साइड पे डॉक्टर सुरेश तातेड़, ही इज़ ऑल्सो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी। शुरू में मैं आपको ये बता दूं कि श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। 1600 बेडेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर 2 साल पहले हार्ट कमांड सेंटर की व्यवस्था और स्थापना की गई थी, जिससे दिल के मरीजों को, चाहे वो प्रिवेंशन से जुड़ी हुई हो, चाहे डायग्नोसिस से, चाहे इंटरवेंशन से, चाहे रिहैबिलिटेशन से, सब सुविधाएं एक छत के नीचे उनको मिल सकें, इसलिए हार्ट कमांड सेंटर की व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ चाहे वो छोटे बच्चों के दिल का इलाज हो, चाहे बड़ों का इलाज हो, चाहे वो इंटरवेंशन से रिलेटेड इलाज हो, चाहे सर्जरी से रिलेटेड इलाज हो, हर तरीके की पूरी सुविधा दिल के मरीजों के लिए यहाँ उपलब्ध है। तो आज के विषय की चर्चा जो रहेगी वो मुख्यतः हम हार्ट अटैक से रिलेटेड करेंगे। तो डॉक्टर गौरव, ये बताएं, आजकल भारतवर्ष में दिल की समस्याएं स्पेशली हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा है। इसके बारे में कुछ बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स अगर हम पिछले 2 दशक देखें तो हार्ट से संबंधित बीमारियां जो हैं उसका नंबर हमारे भारत देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रमुख कारण एक तो हमारा गिरता हुआ खान पान, स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन और बढ़ती हुई डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की समस्या, ये मुख्य कारण है जिसके कारण हमारे भारत देश में पिछले 2 दशक में हार्ट से रिलेटेड समस्याएं लाइक हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ये इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर सुरेश, ये बताएं, आजकल यंग लोगों में 20 साल 30 साल हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो कि हम पहले नहीं देखा करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि आज जो हार्ट अटैक का एज का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। पहले हम लोग देखते थे कि जो हार्ट की बीमारियां हैं, स्पेशली हार्ट अटैक्स, वो 50 या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलती थी। बट आज की डेट में एज का कोई भी कट ऑफ नहीं रह गया है। यंग से यंग 20 से 25 साल के यंग लड़कों में भी हार्ट की बीमारी देखी जा रही है। सो इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जैसा हमने डिस्कस किया लाइफ स्टाइल, तो आज की डेट में लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। ना शुद्ध हवा मिल रही है हमें, ना खाने में शुद्ध चीज़ें मिल रही है। इवन फल, फ्रूट, सब्जियों में भी कई प्रकार की मिलावट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो लोग किसी भी व्यसन के आदी हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, तो ये सभी चीज़ें हार्ट पर एक बुरा असर पड़ता है। और जिन लोगों को हार्ट की बीमारियां हैं, फैमिली हिस्ट्री है, उनमें ये बीमारी ये देखा गया कि 1 दशक पहले आ जा रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हार्ट की बीमारियां जो पहले के टाइम में 50-60 साल की एज में आती थी, वो अभी जल्दी इनकाउंटर हो रही है। तो डॉक्टर गौरव सिंह, ये बताएं आप
कि ये तो कारण हो गए, अब इनसे हम कैसे निपटें कि हार्ट अटैक से बच सकें? सबसे पहला तो हमें किसी भी तरह के व्यसन को है वो पूरी तरह से स्टॉप करना चाहिए। स्मोकिंग तो जैसे इंदौर में हमारे शहर में गुटखा पान मसाला खाने की बहुत आदत है यंग पेशेंट्स में, उसे हम पूरी तरह से स्टॉप कर सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण निकल के आ रहा है, तो स्ट्रेस को हम काउंसलिंग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से दूर कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को 25 से 30 साल के बाद अपने मेटाबॉलिक नंबर सारे पता होना चाहिए। तो ये प्रमुख कारण है और उनसे बचने के लिए हमें इनकी जानकारी और इनसे बचाव दोनों चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी। डॉक्टर सुरेश, ये बताएं कि किसी को कैसे पता लगे कि हार्ट अटैक होने वाला, क्या कॉमन लक्षण होते हैं? सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, कैसे हम उसे जल्दी डिटेक्ट कर लें, क्योंकि हार्ट अटैक में समय ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना जल्दी और सही समय पे अगर कोई भी मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसका आउटकम उतना अच्छा रहता है। सो हार्ट अटैक के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि चेस्ट में पेन होना, तो सीने में दर्द होना एक कॉमन सिम्टम है जो हार्ट अटैक में मिलता है। साथ ही आपको खूब ज़्यादा स्वेटिंग होना, पसीना आना, घबराहट लगना, या फिर कई बार ऐसी फीलिंग लगना कि आपके चेस्ट पे किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख लिया है। तो सीने में भारीपन लगना एक तरीके का संकेत है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही आपको अगर चलने में सांस फूलती है, चलने में या कुछ भी काम करने में आपको सीने में भारीपन लगता है, तो ये सारे सिग्नल्स हैं जिनको इग्नोर नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर तक पहुंचना है, ताकि आपका हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट का जो पंपिंग है, वो डिटेरियोरेट ना हो। और वो डिटेरियोरेट होने के पहले अगर हार्ट अटैक को हम लोग पकड़ लेते हैं तो आउटकम्स बहुत अच्छे रहते हैं और वो व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आगे अपना जीवन कंटिन्यू कर पाता है। डॉक्टर गौरव, ये बताएं कि जैसे अभी चर्चा हुई कि वजन ज़्यादा हो तो एक ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन जिनका वजन नॉर्मल हो, क्या उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। एक तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि जो लोग पतले हैं उन्हें हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट से जुड़ी समस्या नहीं हो सकती है। हार्ट अटैक जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कई कारण है, उसमें ओबेसिटी एक कारण है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जैसे पतले लोगों में भी अगर उनका वेस्ट हिप रेशो सही नहीं है या उनका पेट के चर्बी जो है उनके पेट के हिस्से में है, तो उन्हें भी हम ओबीज ही कहेंगे। कई हम इंडियन हमारी जनता में ऐसे लोग देखते हैं जो ऐसे वजन उनका 55 किलो 60 किलो है बट पेट निकला हुआ है। सो दोज पेशेंट उन्हें भी हम ओबीज ही कंसिडर करेंगे। सो एक तो वो, और दूसरा ये है कि अदर रिस्क फैक्टर जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं हार्ट अटैक में। तो अगर कोई व्यक्ति पतला दुबला है तो वो पूरी तरह से हार्ट अटैक नहीं होगा या एकदम सेफ है ऐसा तो नहीं हम मान सकते हैं। हमें बाकी के रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा और साथ में ये देखना पड़ेगा कि पतला होने के बाद भी कहीं वो ओबीस तो नहीं है। डॉक्टर सुरेश, ये बताएं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि हार्ट अटैक पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, और क्या लक्षण दोनों में कुछ भिन्न होते हैं? तो अगर मैं आपके क्वेश्चन को साइंटिफिकली अप्रोच करूं तो एक मेल बॉडी को लेते हैं हम, एक फीमेल बॉडी को लेते हैं, तो दोनों में हार्मोन्स का काफ़ी डिफरेंस रहता है। अब फीमेल बॉडी में जो हार्मोन्स मेनली रहते हैं ईस्ट्रोजन, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव माना गया है। तो हम ये देखते हैं कि एक एज तक जब तक फीमेल बॉडी में वो हार्मोन्स का लेवल अच्छा रहता है तो हार्ट की बीमारियां फीमेल्स को कम अफेक्ट करती हैं। वहीं कंपैरेटिवली मेल बॉडी में वो हार्मोन की कमी रहती है, इस वजह से हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली हार्ट अटैक्स मेल पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। पर आज के सिनेरियो में, जो हम प्रेजेंट सिनेरियो में पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी कम होता दिख रहा है। अभी फीमेल पेशेंट्स भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनमें कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर और डायबिटीज़, अदर रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री को लेकर, तो उनमें हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी हार्ट की डिसीजेज मिल रही हैं। डॉक्टर गौरव, ये बताएं कि क्या टेस्ट करने चाहिए कि हार्ट अटैक की समस्या पहले डिटेक्ट हो जाए, और फिर उसको ना होने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें सर हम दो तरह से डिवाइड करना चाहेंगे। एक तो एक पेशेंट है जो बिल्कुल असिम्टोमेटिक है और एक जो है जिसमें थोड़े इनिशियल सिम्टम है। इस असिम्टोमेटिक पेशेंट में हमें सिर्फ अपने मेटाबॉलिक नंबर और एक बेसलाइन ईसीजी इनफ है। इसके अलावा कोई स्पेशलाइज टेस्ट आई डोंट थिंक रूटीनली इंडिकेटेड होता है।
और एक पेशेंट जिसमें अगर थोड़े सिम्टम है या हमें लग रहा है कि इसको ऑलरेडी कुछ हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह ऐसा कुछ है, तो इन टेस्ट के अलावा हमें एक बेसलाइन ईसीजी, इको और सिलेक्टेड केसेस में टीएमटी टेस्ट करना चाहिए। और इससे अगर जानकारी हमें मिलती है कि इस व्यक्ति को यह समस्या है, तो हमें आगे एंजियोग्राफी वगैरह करा के जो हार्ट की पूरी समस्या है उसको पूरी तरह से टैकल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर सुरेश, अक्सर ये देखा गया है कि लोग एंजियोग्राफी करवाने में थोड़ा सा घबराते हैं, तो आजकल एक ये कोरोनरी सीटी एंजियो होने लगी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कब करानी चाहिए और कितना सेफ है और इससे क्या जानकारी मिलती है? देखिए, सिटी कोरोनरी एंजियो की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी मॉडलिटी है जो पहले कुछ समय पहले हमारे पास नहीं थी, बट आज हमारे पास है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक अल्टरनेटिव है नॉर्मल एंजियोग्राफी का। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में भी आपको डाई का एक्सपोजर होता है, हार्ट की वेसल्स देखने के लिए रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, तो पूरी तरीके से सेफ़ है ऐसा भी नहीं है। लेकिन कैथेटर जो हम अंदर हार्ट के अंदर ले जाके जो एंजियोग्राफी करते हैं, कैथेटर रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इस केस में हमें नहीं फेस करने को मिलता है। जहाँ तक एक्यूरेसी का सवाल है, तो नॉर्मल एंजियोग्राफी जो हम हाथ से कैथेटर के थ्रू करते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और वो वही सबसे एक्यूरेट है। सीटी एंजियोग्राफी में बहुत सी बार हम देखते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट अगर कंट्रोल नहीं है या फिर ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है, तो उसमें कई बार आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। या अगर पेशेंट का कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा है, कैल्शियम स्कोर, तो सीटी एंजियोग्राफी ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि कैल्शियम का डिपॉजिशन ब्लॉकेज अंदर है नस के या नस के बाहर है। तो एग्जैक्ट कितना परसेंटेज जो ब्लॉकेज है वो हमें सीटी एंजियोग्राफी से नहीं पता लग पाता है। पर वो पेशेंट्स जिनमें हमें लगता है कि हार्ट की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम है या लो टू मॉडरेट रिस्क में जो पेशेंट्स आते हैं, यंगर पेशेंट्स हैं बट कुछ सिम्टम्स हमें कंफ्यूजिंग लगते हैं, जहाँ पे टीएमटी या ट्रोपोनिन के टेस्ट से हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे सीटी एंजियोग्राफी एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है, क्योंकि ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। नॉर्मल सीटी स्कैन जो हम लोग कोरोना के टाइम पे सभी लोगों ने करवाए हैं, वैसा ही एक टेस्ट है जिसमें कॉन्ट्रास्ट देके हम लोग हार्ट की काफ़ी सारी एनाटमी और काफ़ी सारी जानकारी ले लेते हैं। इसमें सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि कोरोनरी सीटी का एक्यूट हार्ट अटैक में कोई रोल नहीं है। कई पेशेंट हम ओपीडी में देखते हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ गया है, ईसीजी में चेंजेस हैं, कार्डियक एंजाइम जैसे ट्रोपोनिन कहते हैं पॉजिटिव है, और वो फिजिशियन द्वारा या खुद से ही कोरोनरी सीटी स्कैन कराते हैं। तो मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब आपको हार्ट अटैक की समस्या ऑलरेडी हो गई है, तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का इसमें ज़्यादा रोल रहता नहीं है, क्योंकि बीमारी तो आपको ऑलरेडी पता ही पड़ गई है। तो इसमें कन्वेंशनल हाथ से जो कैथेटर के थ्रू एंजियोग्राफी करते हैं वो ही करके हम आगे के ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं कि आपको मेडिसिन से ही काम हो जाएगा या एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंट की ज़रूरत है या बाईपास की ज़रूरत है। इसमें सॉर्बिट्रेट का बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है कि किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम है तो सॉर्बिट्रेट दे के पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी सॉर्बिट्रेट की टेबलेट को अपनी तरफ से ओवर द काउंटर यूज़ ना करें, बिकॉज़ ये काफ़ी सीवियर हाइपोटेंशन करती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। और उस सिचुएशन में अगर आपको पता नहीं है पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, पेशेंट किस वजह से कोलैप्स हुआ है या उसे अनईजीनेस लग रहा है, तो सॉर्बिट्रेट देना कई बार रिस्की भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। सो सबसे बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट पे जाएं, ईसीजी करें, बीपी चेक करें, इवैल्यूएट करें, और ये टैबलेट्स तो आप तब भी दे सकते हैं। डॉक्टर सुरेश, ये बताएं कि आजकल एंजियोप्लास्टी में रोज नई नई चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लोग कहते हैं कि कितनी भी किसी तरीके की बीमारी हो, खोल के उसका निदान किया जा सकता है, और जो लोग बाईपास के लिए पहले जाते थे उनमें से कई लोगों को सिर्फ एंजियोप्लास्टी से ही ठीक किया जा सकता है। क्या हैं आपके विचार? एंजियोप्लास्टी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। जो हम पिछले 10-15 साल पहले जो सिचुएशन था उसके कंपैरिजन में आज की डेट में हमारे पास में बहुत सारी मॉडलिटीज़ आ गई हैं, जिसमें कि हम एंजियोप्लास्टी के थ्रू किसी भी प्रकार का जो ब्लॉकेज है उसको टैकल कर सकते हैं, जिसमें कैल्शियम हो या फिर ऑस्टियल लीजन्स हैं, कई बार मेन नस में ब्लॉकेज रहते हैं, ट्रिपल तीनों नसों में ब्लॉकेजेस हैं, काफ़ी लंबे समय से नस बंद है तो क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन्स हैं। तो ये सभी चीज़ें आजकल एंजियोप्लास्टी के थ्रू डील हो रही है।
और नई नई मॉडलिटीज़ हैं इसमें, जिसमें हम दूरबीन के थ्रू हार्ट की नसों की साइज़ और डायमेंशन और बीमारी किस तरीके की है उसका इवेल्युएशन कर लेते हैं। तो हमें ईज़ी हो जाता है कि हमें किस तरीके से उसे ट्रीट करना है, जो कि पहले के टाइम में पॉसिबल नहीं था। अगर कैल्शियम या चूना जिसे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो काफ़ी ज़्यादा है नसों में, तो उसकी भी हम लोग रोटा के थ्रू या आईवीएल के लिथोट्रिप्सी के थ्रू बहुत सारी नई नई मॉडलिटीज़ हैं जिसमें कैल्शियम की सफाई कर सकते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग एक नया वेसल क्रिएट कर सकते हैं स्टेंट डाल के। तो अभी आज की डेट में हम देखें तो स्टेंट्स भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और मॉडलिटीज़ जो है हमारे पास में वो भी काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बाईपास के लिए नहीं जाना चाहता है, वो स्टेंट के लिए ऑप्ट करता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं और बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, बिना कोई चीराफाड़ी किए हम पेशेंट को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर गौरव, ये बताएं कि किसी की एंजियोप्लास्टी हो गई, अब उसके बाद उसे क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए कि दोबारा हार्ट अटैक ना हो? ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने क्वेश्चन है। एंजियोप्लास्टी के बाद बेसिकली आपके जो हार्ट की नसों में जो ब्लॉकेज थी उसको खोलने के लिए स्टेंट या फिर सर्जन के द्वारा बाईपास ग्राफ्ट जो पैर से या छाती में से निकाल के लगाया जाता है। तो हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि ये जो आपका स्टेंट है या जो ग्राफ्ट जो सर्जन ने लगाए हैं ये आगे 10 से 15 साल में ख़राब हो सकते हैं। तो ये ख़राब ना हो इसके लिए आपको ब्लड थिनर डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, तो उन्हें सही डोज में रेगुलरली लेना सबसे बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसके बाद आपको जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये अटैक के बाद इसको 50 से 70 से भी नीचे रखना पड़ता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है उसे रेगुलरली लेना है, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर अटैक के कारण आपकी हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो उनकी ताकत बढ़ाने की दवाइयाँ जो हैं ये रेगुलर आपको लेनी पड़ेंगी। और ऐसा हमने देखा है कि अगर पेशेंट 4-5 दिन के लिए भी इनिशियल फेस में ब्लड थिनर स्टॉप कर देता है तो आपका स्टेंट ख़राब हो सकता है या बाईपास का ग्राफ्ट बंद हो सकता है। सो पेशेंट को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है इस दौरान। और बाद में भी वो एक ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन तो 3 साल के बाद में भी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। उसको बंद करना बहुत ही रिस्की रहता है। तो ये ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ और अपनी जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है इसको इम्प्रूव करने की तरफ अपने को पूरा पोस्ट एंजियोप्लास्टी ध्यान रखना होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बीमारी ख़त्म हो गई। इसलिए आपके डॉक्टर ने जो भी सलाह आपको दी है, जीवन शैली से जुड़ा हुआ बदलाव हो, चाहे जो दवाएं हों, वो आपको बराबर नियमित रूप से लेना है जिससे कि ये समस्या दोबारा ना हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से हमारे सभी साथी आगे हार्ट अटैक से बच सकेंगे। धन्यवाद।